हेलो दोस्तों, आप सभी का जो हमारा ध्रुव बैच है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। ये ध्रुव बैच चल रहा था आपके मेंस के लिए। इसमें हम जो आईआर डिस्कशन कर रहे थे उसी आईआर में हम आगे बढ़ते हुए अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो एक तरह से इंट्रोडक्शन था और उसी वीडियो के अंतर्गत हमने कई चीज़ें डिस्कशन की थी कि जो आईआर की थ्योरी है थोड़ी सी उसको हम देखेंगे। तो उसी संबंध में हमने कई चीज़ें डिस्कशन की और उसी संबंध में मैं कई चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि आईआर का जो क्वेश्चन अगर हमें लिखना होता है, ठीक है ना, एक मिनट, आईआर का जो क्वेश्चन लिखना होता है तो क्योंकि आईआर ध्यान रखना आपके यूपी पीसीएस में 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप कुछ ही मेहनत करके आप 35 से 35% मार्क्स, 35 से 35% नहीं 35 मार्क्स पा सकते हो इससे। और अगर किसी का ऑप्शनल है तो उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। उसका तो पूरा चैप्टर ये होता ही है, जिसका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मैं आपको चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करवा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बेसिक आपको समझ में आए, ताकि जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं जो चीज़ आपको बोलूँ, कुछ कीवर्ड बोलूँ मैं, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी बोलूँ मैं, उनके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और जब तक आप थोड़ी सी बेसिक थ्योरी को नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन में केवल फैक्ट ही डाल सकते हो, फैक्ट ही लिख पाओगे, आप कॉन्सेप्ट को नहीं रख पाओगे। और ध्यान रखना आईआर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस, क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस, क्योंकि आईआर होता ही विश्लेषणात्मक चीज़ है, आपको उसमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तो मैंने जो अपने नोट्स थे उसी में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद ने अपने नोट्स बना रखे हैं, उसी में से आपको शेयर करूँगा, पीडीएफ सेंड करूँगा। देखो मुझ पर जितना होता है पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना। कई बार लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी मार्च में जब भी देंगे, आप धैर्य रखना कि आपने एक बार मैं पढ़ाऊँगा उसको थोड़ा अप्लाई कर लिया तो आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आईआर के किसी भी तरीके से हो, तो आपके अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, कहीं आप ये ना सोचें कि सर इतना डिले, डायरेक्ट वो चीज़ पढ़ाएं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाना मैं करवा सकता हूँ, मुझे बहुत अजीब ही रहेगा, लेकिन मेरा टारगेट आपको ये सिलेबस कवर ही नहीं करना, आपको ये चीज़ नहीं करना। हालांकि है तो क्रैश कोर्स टाइप में, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी आपने मेरे अगर पॉलिटी में अगर प्री टाइम बैच में वीडियो देखेंगे तो मैं टोटली डिस्कशन कर रहा हूँ। है तो क्या है, क्रैश है, और क्रैश का मतलब होता है बहुत ब्रीफ में, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी चलाया था, उसमें भी डिस्कशन खुल के किया था, अभी भी लास्ट खुल के डिस्कशन किया जा रहा है। तो मेरा तो यही टारगेट है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन लिख सकें। तो मैंने आपको बताया कि आईआर में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आईआर के कुछ कीवर्ड है उनको भी, कुछ टर्मिनोलॉजी उनको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देशों के रिलेशन उनको स्टार्ट करेंगे और जैसे ही रिलेशन खत्म हो गए उस टॉपिक के क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। जैसे टॉपिक खत्म होगा उसी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन लिखना किस तरीके से, ठीक है ना। तो आप धैर्य रखो बस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर मैं परिभाषा दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि एक देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, इसके लिए राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ बनाए गए संबंध, किसकी प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की। अब राष्ट्रीय क्या हित होते हैं, ये किसी देश की घरेलू और बाह्य आवश्यकताएं होती हैं, किसी देश की डोमेस्टिक और एक्सटर्नल जो उसकी नेसेसिटी होती है, जो उसकी डिमांड होती है, वही क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट होती है, वही नेशनल इंटरेस्ट होती है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी इनको मैं अलग से एक पीडीएफ मैंने बनाई है और उसमें सारी टर्मिनोलॉजियों को आपके साथ, कीवर्ड्स को आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उन कीवर्ड्स को आपके आंसर में यूज कर सको, क्योंकि जब आप उन कीवर्ड्स को आपके आंसर में यूज करोगे तभी आपका आंसर क्या होगा, स्पेशल होगा। क्योंकि अगर आपने कीवर्ड यूज नहीं किया तो जनरल लगता है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको यूज करना है। तो हम आईआर की जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ डिस्कशन करवा दी कि आईआर में दो पार्ट होते हैं, एक होती है थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। थ्योरी होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, जिसमें हम पढ़े रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू रियलिज्म और मार्क्सिज्म। रियलिज्म और आइडियलिज्म की अगर हम बात करें या लिबरलिज्म की बात करें तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर हम बात करें रियलिज्म की, तो रियलिज्म का जो मेन, जो इसको स्टार्ट करने वाला था या जिसने सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया या प्रतिपादक था,
वो मार्गेंथाउ है। और मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में बोला है, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में उसने रियलिज्म ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी इसको डिस्कशन किया है। और रियलिज्म के अंतर्गत उसने बेसिक फीचर बताए कि जब भी इनकी बात करें तो आपको ध्यान रखना, रियलिज्म थ्योरी की जब भी बात करें या जब भी हम, आपको देखो GS2 के क्वेश्चनों में थ्योरी नहीं लिखनी, लेकिन इस थ्योरी को जब आप क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन कीवर्डों को, ये यथार्थवाद की बात है, ठीक है, तो आपको तब जाकर के बहुत फायदा होगा। तो यदि यथार्थवाद की जो मान्यता है वो मैंने बताई दी थी आपको कि शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि इन्होंने बोला यथार्थवादियों ने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। इन्होंने एक ही चीज़ बोली कि राज्यों के बीच में केवल और केवल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसका एग्जाम्पल आज आप देख सकते हो भी रहा है, रूस चीन के बीच, इसके अलावा अगर भारत पाकिस्तान के बीच, इसके अलावा रूस चीन के बीच नहीं, सॉरी गलत बोला, रूस और यूक्रेन के बीच, भारत और पाक के बीच, इनके बीच क्या है, बस कन्फ्लिक्ट है। किसके लिए, अपनी शक्ति की सर्वोच्चता के लिए, अपनी पावर सुपरमेसी के लिए, पावर सुपरमेसी के लिए। और इसका एग्जांपल, रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो इसका मतलब है कि नाटो का प्रभाव यूक्रेन यानी रूस रशिया की सीमा तक पहुंच जाएगा। और नाटो किसके नेतृत्व में, आपको पता है USA के नेतृत्व में। तो USA और रशिया की जो सुपरमेसी की लड़ाई है ना, वो लड़ाई की जड़ है, वो लड़ाई जो USA और रशिया में जो सुपरमेसी की जो कंपटीशन है, उसी का परिणाम है यूक्रेन संकट। तो यूक्रेन संकट हालांकि वो एक कंपटीशन है पावर सुपरमेसी का, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी बात सही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अब आपको यूक्रेन संकट के मान ले लिखना है क्वेश्चन, या भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच में संघर्ष लिखना है, तो आपको यथार्थवादी थ्योरी बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष होता है, शक्ति की सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता है। तो ये कीवर्ड जब आप यूज करेंगे तभी आपका क्वेश्चन में दम आएगी। अदरवाइज तो आप कई कारण बता सकते हैं भाई भारत चीन में क्या विवाद है, एशिया चीन का विवाद है सॉरी, या सीमा विवाद है, ठीक है ना, या डोकलाम विवाद है, जो भी विवाद है आप इनको लिख सकते हो, लेकिन ये केवल फैक्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है। असली रीजन है कि विवाद क्यों है, तो विवाद का कारण क्या है, शक्ति सर्वोच्चता। तो यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल और केवल संघर्ष होगा। क्या होगा, संघर्ष। क्यों, क्योंकि हितों में विरोधाभास है। हितों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। हितों में क्या है, विरोधाभास। कैसे हितों में विरोधाभास, कि देखो हितों में अगर मैं यूक्रेन का ही एग्जांपल दूं आपको, यूक्रेन और रूस का, तो देखो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो ताकि उसकी शक्ति संतुलन हो सके। शक्ति संतुलन का मतलब है कि यूक्रेन अकेला तो रूस से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि रूस की पावर बहुत ज़्यादा है। तो रूस को बैलेंस करने के लिए इसको अन्य लोगों की सहयोग चाहिए, और अन्य लोगों का सहयोग कम मिलेगा जब ये नाटो में शामिल होगा। और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होगा तो इसको रूस को दिक्कत है, क्योंकि इससे रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो दोनों के टकरारे नहीं टकरारे, यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हूँ क्योंकि मेरी सुरक्षा होगी और मैं रशिया के साथ अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगा। और रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रशिया की सुरक्षा की दिक्कत आ जाएगी, सिक्योरिटी की दिक्कत आ जाएगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसी की वजह से दोनों में क्या हुआ, संघर्ष। तो इसीलिए यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होता है, संघर्ष ही संघर्ष होता है, क्योंकि दो राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय हित है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दी थी आपको। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, ये केवल राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें पहले बता चुका था, लेकिन आपको एक बार इन नोट्स के साथ शेयर कर दिया गया। इसके बाद उदारवाद की चीज़ें मैंने बताई दी थी आपको, जहाँ यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष होता है, सहयोग नहीं होता। वही उदारवादी बोलते हैं, आदर्शवादी बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना सहयोग होता है, संघर्ष नहीं। क्योंकि पहली बात तो इन्होंने क्यों बताया, इन्होंने बोला कि राज्यों के, इन्होंने कैलकुलेशन किया था, उसका एक कारण बताता हूँ। जो यथार्थवादी है उन्होंने मानव स्वभाव को माना संघर्ष करने वाला, कि मानव हमेशा संघर्ष करता है, ये बात बोलते हैं यथार्थवादी, कि मानव का जो स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, वो केवल और केवल कन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि वो सुपरमेसी की बात करता है हमेशा, ठीक है ना। ये बात तो बोली थी यथार्थवादियों ने, रियलिज्म वालों ने। लेकिन जो लिबरल है,
या जो आइडियलिज्म है, इनमें चाहे आप कर सकते हो, कांट की बात कर सकते हो, लॉक की बात कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि देखो मानव का स्वभाव है ना संघर्ष ही नहीं, बल्कि मानव तो हमेशा सहयोग, कोऑपरेशन, पीस, शांति की बात करता है, क्योंकि वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि वो अपना विकास चाहता है। क्या चाहता है? डेवलपमेंट चाहता है। और डेवलपमेंट तो आपको पता है संघर्ष से नहीं बल्कि शांति से मिलता है। और चूंकि मानव क्या है? मानव विवेकशील है, मानव विजडम है, मानव बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सहयोग चाहता है। और चूंकि मानव से ही राज्यों का निर्माण हुआ है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ? सहयोग हुआ। क्योंकि हर राज्य का उद्देश्य क्या होता है? उसके जनता का कल्याण, उसकी जनता का विकास। और एक राज्य अकेला अपनी जनता का विकास नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे राज्यों से वो क्या करता है? सहयोग करता है। और आपसी सहयोग से ही दोनों का क्या होता है? आपसी सहयोग से ही दोनों का भला होता है, दोनों का फायदा होता है, दोनों का प्रॉफिट होता है। और इसने बोला कि सहयोग क्यों होता है? क्योंकि समान राष्ट्रीय हित या कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि समान राष्ट्रीय हित होते हैं, इसलिए उसमें सहयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इंडिया और चाइना दोनों में संघर्ष है, ये बात भी सही है, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन दोनों में कोऑपरेशन भी है। और कोऑपरेशन क्यों है? किस क्षेत्र में? व्यापार में या आर्थिक क्षेत्र में? क्यों है? क्योंकि इंडिया क्या है? मार्केट, और इंडिया क्या है? वस्तुओं की डिमांड करता है, ठीक है। इंडिया मार्केट है, वस्तु की डिमांड करता है। दूसरी जगह चाइना है, तो इसको चाहिए मार्केट, इंडिया को चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया को विकास करना है तो उसको पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करना है, तो चाइना देगा इंडिया को इन्वेस्टमेंट, इंडिया देगा चाइना को बिजनेस। तो इससे दोनों का ही फायदा हो रहा है, तो फिर दोनों सहयोग क्यों नहीं करेंगे? इसमें दोनों को नुकसान हो ही नहीं रहा, तो उसमें सहयोग क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? सहयोग होता है। और सहयोग का कारण बताया इन्होंने क्या, कि उनमें क्या है? समान राष्ट्रीय है। तो ये कीवर्ड है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जब कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होंगे तभी उनमें सहयोग होगा। तो जब आप दो राष्ट्रों के बीच में सहयोग की बात करें तो ये कीवर्ड, ये आदर्शवादी बात है, इनका यूज करो। आदर्शवादी मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में बात करते हैं, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रहनी चाहिए। और शांति किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करते हैं। तो जब भी आपको ये चीज़ें दिखानी हो, जैसे यूएनओ की बात करनी हो, तो आपको आदर्शवाद की बात बोलनी है, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इन्होंने विश्वास करते हैं। तो यही बात बोल रखे। इन्होंने एक चीज़ और बोली, इन्होंने कि मेन बात यह है कि राज्यों में सहयोग इसलिए होता है क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, दो राष्ट्र आपस में। और आज के अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में आपको पता है हर देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो। आज ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो, आज तो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात है। ऐसे ही अगर एक मोबाइल बनेगा, अगर एक मोबाइल बन रहा है एंड्रॉयड, तो उसके मान लो उसके कुछ पार्ट तो आएंगे कहाँ से? यूएसए से। सॉफ्टवेयर आएंगे उसके इंडिया से, और वो असेंबल होगा चाइना में। तो अब चाइना को मजबूर होकर के यूएसए के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा और इंडिया के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा, तभी चाइना का ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल पाएगा। और अगर चाइना इनके साथ ट्रेड करना चाहेगा तो चाइना को क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसीलिए चाइना और यूएसए में संघर्ष होने के बाद भी दोनों में क्या है? सहयोग है। तो ये क्या है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इंटरडिपेंडेंट है, और इसीलिए उनमें क्या होगा? सहयोग होगा, ठीक है। तो ये उदारवादियों की मूल थीम हो गई। एक नैतिकता की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता होती है, लोग एक राज्य दूसरे राज्य की सहयोग करता है ना। लोकतंत्र की बात करते हैं, और इन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि जब दो देशों में लोकतंत्र होगा ना तो कभी संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष का मेन स्टार्टिंग होती है जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता। अगर हम रशिया की बात करते हैं आज, तो आज रशिया ने अटैक कर दिया किस पे? यूक्रेन पे। लेकिन रशिया की खुद जनता इसका विरोध कर रही है, लेकिन चूंकि पुतिन है तो पुतिन एक तरह से डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वो कुछ भी चाह करके डिसीजन चेंज कर सकता है। भारत का कोई नेता, भारत का पीएम इस तरीके के डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसको संसद से सहमति लेनी पड़ेगी, उसको मंत्रिपरिषद से सहमति लेनी पड़ेगी, उसको जनता की भी राय जाननी पड़ेगी, तब जाकर के युद्ध करेगा। इसलिए बोला है कि लोकतांत्रिक देश कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जनता सुपरमेसी होती है और जनता कभी युद्ध नहीं करना चाहती।
जनता क्या चाहती है? अपना डेवलपमेंट चाहती है। क्या चाहती है? डेवलपमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उदारवादियों की बात और इनकी बात गलत नहीं है, दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों की बात किसी की भी पूर्णतः क्या नहीं है? सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य तो किसी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट अगर ट्रुथ की हम बात करें तो कोई सा भी नहीं है इसमें। क्योंकि देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्णतः संघर्ष भी नहीं है तो पूर्णतः सहयोग भी नहीं। कुछ मुद्दों पे आपस में राष्ट्रों के बीच में सहयोग होते हैं और कुछ मुद्दों पर राष्ट्रों में संघर्ष होते हैं। तो ये तो बात हुई थी यथार्थवादी यथार्थवादी की। एक थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और चलती है, वह मार्क्सवादी। और मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता है आर्थिक आधार पर। और मार्क्सवादी कहता है कि ये मार्क्सवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता नहीं है, अंतर्निर्भरता नहीं बल्कि निर्भरता है। क्या है? निर्भरता। इंटर डिपेंडेंसी नहीं बल्कि क्या है? डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विकसित देश है, जो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, और दूसरे हैं गरीब या अंडर डेवलप या डेवलपिंग। ये गरीब और अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, ये डेवलप्ड कंट्रियों पे क्या है? डिपेंड है। बोला कि इनका व्यापार, इनका बिजनेस, इनका बाजार, ठीक है ना, मतलब विकसित। अब आप देख सकते हो अमेरिका एक विकसित कंट्री और एक देख सकते हो आप केन्या, है ना। तो अमेरिका तो क्या है? विकसित है, तो उसके पास औद्योगिक विकास है, उसका व्यापार मजबूत है, उसकी कंपनी मजबूत है, वो तकनीक रूप से आगे। और दूसरा केन्या है, इस बेचारे की तकनीकी कमजोर, सब कमजोर है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हुए? तो इन दोनों के जब इक्वल नहीं है तो इनके कॉमन इंटरेस्ट कैसे हुए? तो इसलिए बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता नहीं बल्कि निर्भरता है। ये केन्या अमेरिका पे डिपेंड है, या मतलब गरीब देश अमेरिका पे डिपेंड है। कैसे? कि भाई इनकी फंडिंग करें, थोड़ी बहुत डेवलप करें, इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवे। तो इसलिए मार्क्सवादियों ने बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो वर्ग है, एक वर्ग है अमीर देशों का वर्ग और एक वर्ग है गरीब देशों का वर्ग। और ये अमीर देश है ना, ये गरीब देशों का शोषण करते हैं। अर्थात आप देख सकते हो कि अगर जलवायु के मुद्दे की बात हो जाए तो उसका जलवायु का सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है, जलवायु ग्रीन हाउस गैस का जिसने इमर्जन किया है, वो डेवलप्ड कंट्री। लेकिन भुगत कौन रहा है? उसको फोकस कौन कर रहा है? उसके परिणाम को मालदीव जैसे देश बेचारे, जिन्होंने अधिग्रहण नहीं किया, लेकिन मालदीव डूब रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता नहीं बल्कि निर्भरता है और शोषण है। क्या है? शोषण है। और शोषण का मतलब यह है कि गरीब देशों का शोषण किया है। अगर आप देख सकते हो तो आज गरीब देश, चाहे हम बात करते हो मालदीव, चाइना, ये श्रीलंका, इनका क्या किया है कि मल्टीनेशनल कंपनी आती है और अपने अकॉर्डिंग इनकी सरकार बनाती है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों को, मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को यहाँ के शासन में इंटरफेयर करती है। तो यहाँ के जितने भी अफ्रीका के देश देख सकते हो, जितने भी एशिया के गरीब देश देख सकते हो, इनमें जो सरकार गिरती है ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत भूमिका रहती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसकी होती है? डेवलप्ड देशों की। इसके अलावा आप बात कर सकते हो यूएनओ में किसकी चलती है? अमीर देशों की। अगर आप बात करते हो आईएमएफ में किसकी चलती है? अमीर देशों की। डब्ल्यूटीओ में अगर बात करें तो किसकी चलती है ज़्यादा? किसकी बातें चलती है? किसकी पावर ज़्यादा है? अमीर देशों की। तो यहाँ गरीब देशों का तो भागीदारी है ही नहीं। और जब यदि आपको मुद्दा दिखाना हो डब्ल्यूटीओ का, आईएमएफ का, तो आपको मार्क्सवादी थ्योरी जरूर दिखानी है। क्योंकि मार्क्सवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है, सहयोग, मतलब निर्भरता है, शोषण है। और ये शोषण कौन करता है? ये विकसित और अमीर देश करते हैं। ये तीन विचारधारा ही हम मेनली फोकस करके चलेंगे। और कुछ जो शब्द टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए बताई कि आपको थोड़ा सा हिंट लग जाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है क्या। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। अगर पूरे विश्व का अगर विभाजन की बात करें हम, तो आपने दो चीज़ सुना होगा, एक होता है वेस्ट और एक होता है ईस्ट। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वेस्ट और ईस्ट की अगर बात करें, जो भी आप यूक्रेन मुद्दे पे देख रहे होंगे कि वेस्ट हमारे मामलों में नहीं बोले, यानी कि रूस खुद बोल रहा है कि वेस्ट मेरे मामलों में नहीं मिले, तो ये बात है, ये विभाजन है कोल्ड वार का। और कोल्ड वार का विभाजन आपको पता है किस बेस पे? आइडियोलॉजी बेस पे, ठीक है। और आइडियोलॉजी में ये कौन है? वेस्ट वाले क्या हो गए? कैपिटलिस्ट। इनका लीडर होगा यूएसए, ठीक है। तो जो कैपिटल इकोनॉमी वाले हैं और जो यूएके के लीडरशिप में अपने आप को उसके अधीन कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सारे देश क्या कहलाएंगे? वेस्ट कहलाएंगे। और ईस्ट का मतलब है जो यूएसएसआर के लीडरशिप में थे, जो
सोशलिज्म में या जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये सारे कहलाए ईस्ट। तो अगर आप बात करें तो ईस्ट का मतलब है, ईस्ट ये पूर्वीय देश है, इसका मतलब है कि जो एक टाइम पर इनका जोग्राफिकल जो विभाजन था, ये कोल्ड वार का जो जोग्राफिकल विभाजन है उसमें बोलते हैं वेस्ट और ईस्ट। लेकिन अगर डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम सुने उत्तर के देश और दक्षिण के देश, तो वो नॉर्थ वर्सेस साउथ कंट्री, अगर ये आपने सुना है तो इसका मतलब ये विभाजन है किसके आधार पर? डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है ना। और डेवलपमेंट के आधार विभाजन कैसे है कि नॉर्थ के ज़्यादातर जो देश है वो कैसे है? डेवलप्ड। तो नॉर्थ जब भी शब्द आता है इसका मतलब है वो डेवलप्ड, यानी उत्तर के देश यानी डेवलप्ड देश। और साउथ शब्द आता है इसका मतलब है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग। तो जो मार्क्सवादी थ्योरी यही कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नॉर्थ साउथ का जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका आधार मार्क्सवाद है। और ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जो विवाद है या अमीर और जो गरीब राज्यों में विवाद है वो जलवायु के मुद्दे पे भी है। कैसे कि अमीर राज्य बोलते हैं कि बराबर का जलवायु को रोकने के लिए प्रयास करो, गरीब देश बोलते हैं कि जब हमने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम प्रयास क्यों करें। और दूसरी बात, हमारे पास न तो टेक्निकल सपोर्ट है न इकोनॉमिक सपोर्ट है। इसके अलावा बात सकते हो पर्यावरण मुद्दे पे, इनमें बहस है। डब्ल्यूटीओ में गरीब देश चाहते हैं कि व्यापार में उनको छूट मिले, उनको रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अमीर देश उसको इस प्रकार की छूटें नहीं देते, वो बराबर की बात करते। अब बराबर की बात में बेचारा गरीब देश है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्री के पास इंडस्ट्री पावरफुल होगी, उसका मार्केट पावरफुल होगा, और गरीब देश है उसका मार्केट कमज़ोर है, उसकी वस्तुएं कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगी, और कभी भी अमीर देशों में गरीब देशों की वस्तुएं नहीं बिक पाएंगी, तो फिर गरीब देशों का विकास कैसे होगा। तो डब्ल्यूटीओ पे जो मामला चल रहा है, भारत की सब्सिडी का मामला चल रहा है, और एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो जब आप उसको लिखते टाइम बताना कि वो उत्तर दक्षिण का विवाद है। कौन सा विवाद? उत्तर दक्षिण यानी अमीर गरीब के विवाद। तो ये दो शब्द आप समझ गए होंगे। तो जो ये मार्क्सवादी थ्योरी है, ये मैंने बताया, इनको आप ज़्यादा नहीं समझना। मार्क्सवादी थ्योरी इतना ही समझना है कि मार्क्स ने एक ही बात बोली है कि आप इसको ज़्यादा ध्यान में देना। इसको भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है? निर्भरता है, डिपेंडेंसी। क्या है? निर्भरता है। और ये बात उन्होंने बोली, और आपको पता है ये बात स्वीकार भी गई थी। ये जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आपने सुना होगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही गेट बना, IMF बना और वर्ल्ड बैंक बना। और आप देख सकते हो ये तीनों जो संस्था है ना, ये अमीर देशों के अनुकूल काम करती है, गरीब देशों पर जो शर्तें थोपती है। IMF ने जब हमें ऋण दिया तो हमें भी कंडीशन थोपी कि आप अपना मार्केट का अमीर देशों के लिए खोलो, आप ग्लोबलाइजेशन अपनाओ। तो हम हमारा मार्केट अगर अमीर देशों के लिए खोल देंगे तो आपको पता है डेवलप्ड देशों के साथ हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारे घरेलू मार्केट को नुकसान होगा और उससे हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो ये विवाद रहता है, ठीक है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी थ्योरी आ जाती है। तो अब तक आपने चीज़ें देखनी होंगी, यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। अब इनके कीवर्ड में बताता हूँ कि यथार्थवाद के कीवर्ड क्या होते हैं, आइडियलिज्म का, और उदारवाद के कीवर्ड क्या होते हैं, और मार्क्सवाद के। यथार्थवाद के कीवर्ड है शक्ति संघर्ष, पावर स्ट्रगल। क्या है? पावर स्ट्रगल या पावर कन्फ्लिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा शक्ति सर्वोच्चता, पावर सुपरमेसी। इसके अलावा शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य केंद्रित व्यवस्था, स्टेट सेंटर व्यवस्था, ये नहीं कीवर्ड है यथार्थवाद की। जब यथार्थवाद की बात होती है, हितों में विरोधाभास, राष्ट्रीय हित, ये इनके कीवर्ड है, ठीक है। इसका कीवर्ड है सहयोग, समान राष्ट्रीय हित, कमान राष्ट्रीय हित, अंतर्निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था, रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर, ये से कीवर्ड हो गए।
मार्क्सवाद का कीवर्ड क्या है? निर्भरता। उत्तर दक्षिण सोच से, उत्तर दक्षिण विवाद, ये कहाँ से आता है? मार्क्सवाद का। शोषण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शोषण युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है इनको यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ तक चीज़ आ गई, अब मैं आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूँ और टर्मिनोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भारत की विदेश नीति से, तब आपको आंसर लिखा रहेंगे। और मैं ये सारा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप भारत की फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे शब्द बोलूँगा आपसे, शक्ति संघर्ष, समान राष्ट्रीयता, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये शब्द का मतलब क्या है। तब आपके दिमाग को तुरंत आना चाहिए कि समान राष्ट्रीयता का मतलब है आइडियलिज्म, संघर्ष का मतलब है यथार्थवाद, निर्भरता का मतलब है मार्क्सवाद। और जब निर्भरता वाली चीज़ें दिखानी है आपको, जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन को बता रहे हो तो उस टाइम मार्क्सवाद नहीं, सॉरी, उस टाइम आपको उदारवाद बताना है। और जब अमीर दक्षिण और जब पर्यावरण के मुद्दे, जलवायु मुद्दे या WTO के मुद्दे को बता रहे हो तो आपको मार्क्सवाद बताना है। और जब आप दो देशों के बीच में संघर्ष बता रहे हो तो आपको यथार्थवाद को शब्द को यूज करते हुए आंसर लिखना है, तब आपका आंसर बहुत बेस्ट होगा। और हम बताएंगे हम इनको कैसे यूज करते हैं। अब इनकी शब्दावली देख लेते हैं, थोड़ी सी कुछ शब्दावली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी PDF भी आपको साथ शेयर करते हैं। तो ये जो अभी हम आपके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, है ना, और इन टर्मिनोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे ये शब्द यूज करूंगा मैं, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। ये सुपर नेशनल एक्टर, ये आइडियलिज्म, ये कीवर्ड है, इनको आपको क्वेश्चनों में लिखना है और इसलिए इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं आंसर में ये चीज़ लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसलिए मैं इस कीवर्ड के लिए आपको ये वीडियो लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपको सिर्फ जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ढंग से चीज़ें फॉलो करिए, ढंग से यदि आपने अप्लाई करिए तो IR में आपके मार्क्स आज बहुत ही अच्छे आएंगे। कई बार क्या होता है, करंट के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आप करंट में पढ़ क्या लोगे, ये बता, है ना। और पढ़ोगे तो आप फैक्ट से अलावा कुछ समझ नहीं पाओगे इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर आपका वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो कीवर्ड में अगर हम आगे बढ़े तो कीवर्ड में एक देखते हैं, तो एक तो अंजुस शब्द आपने सुना होगा। अंजुस का मतलब क्या होता है? अंजुस कुछ नहीं, 3 देशों से मिलकर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। और 3 देश कौन है इसमें? ए का मतलब होगा ऑस्ट्रेलिया, एन का जेड का मतलब होगा न्यूजीलैंड और US। इन तीनों का मिलकर बना हुआ एक संगठन है और ये कोल्ड वार के टाइम पे बना था। कब बना? कोल्ड वार के टाइम पे। तो कोल्ड वार के टाइम पे बना, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जो कोरियाई संकट हुआ था उसमें आपको पता है कोरिया के 2 भाग थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हो गए बाद में युद्ध हुआ, बाद में 2 भाग हो गए। नॉर्थ कोरिया था ये साम्यवादी था और साउथ कोरिया ये उदारवादी था। और आज भी साउथ कोरिया उदारवादी है और नॉर्थ कोरिया आपको पता है, देखा ही होगा कि नॉर्थ कोरिया साम्यवादी है। और इसलिए यूक्रेन मुद्दे पर नॉर्थ कोरिया किसका समर्थन कर रहा है? रशिया का। ठीक है ना। तो अंजुस 3 देशों का मिलकर एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रचार को रोका जाए। कहाँ पर? एशिया में, विशेषकर पूर्वी एशिया में। ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनलिज्म है। अब इंटरनेशनलिज्म का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अब आपके मन में तुरंत जैसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय विधि या शांति या सहयोग की बात करें तो आपके मन में तुरंत जाना चाहिए शब्द का मतलब है आइडियलिज्म। ये बात कौन करेगा? आइडियलिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीयवाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब है कि जो अब आपको आइडियलिज्म लिखना है या अगर आपको भारत की बात लिखनी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करता है, इसलिए भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता है कि भारत का उद्देश्य है कि सभी का भला हो, शांति हो, सहयोग हो। तो जब भारत की फॉरेन पॉलिसी लिख रहे हो तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शब्द का यूज करना है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि इंटरनेशनलिज्म। और अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग होगी, शांति होगी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधि में विश्वास करेंगे। यथार्थवादी इस बात को नहीं मानते क्योंकि यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं बल्कि राज्य केंद्रित होते हैं। जैसे USA, इंडिया, चाइना, ये राज्य केंद्रित है, इनकी चलती है, यूएनओ की नहीं चलती। जबकि अंतर्राष्ट्रीयवाद आदर्शवाद की बात है। तो अब आपके समझ में आ गया कि आदर्शवाद शब्द आया तो उसका मतलब अंतर्राष्ट्रीयवाद भी आया होगा और अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब ये। फिर होता है सुपर नेशनल एक्टर। देखो ये तो नेशनल होते हैं हमारे देश, जैसे राजस्थान मतलब सॉरी जिसके मतलब यूक्रेन, रूस, ये क्या हो गया? नेशन। सुपर नेशनल एक्टर का मतलब अधिराज्य करता है। जब भी आप 2 या 2 से अधिक देशों के मिलकर के जो संगठन बनते हैं उन्हें बोलते हैं सुपर नेशनल एक्टर, यानी कि राज्यों की सदस्यता से निर्मित होने वाले संगठन। जैसे आप बात करते हो सार्क,
यूरोपीय यूनियन या अदर क्षेत्रीय जो वो यूनियन वो एक्ट वो होते हैं संगठन होते हैं, उन्हें बोलते हैं अधिराष्ट्रकर्ता। तो जब भी आप सार्क लिख रहे हो तो वहाँ अधिराष्ट्र सब कर्ता शब्द का यूज कर लेना, कीवर्ड यूज कर लेना, सुपरा नेशनल एक्टर शब्द का यूज कर लेना, ताकि आपका कीवर्ड वो काम आ जाए। तो इसलिए मैं इन कीवर्डों को आपको बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड आपको यूज करना है। और जब भी मैं आंसर राइटिंग करेंगे हम उस टॉपिक की, देखो वीडियो ज़्यादा खिंच जाएंगे, वीडियो थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपको हो सकता है 1-2 वीडियो ज़्यादा देखने पड़े, लेकिन आपके फायदे के लिए बहुत चीज़ें। हालांकि क्रैश कोर्स में ऐसा होता नहीं है। क्रैश कोर्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता और आपका टॉपिक कंप्लीट करवाता, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट संक्षिप्त में बताता, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा के उसको ख़त्म कर देता, लेकिन उससे ना आपको ज़्यादा फायदा मिल नहीं पाता। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसको सुप्रा नेशनल एक्ट मतलब ये कीवर्ड है, जैसे सुप्रा नेशनल एक्टर या हम बात करें अधिराष्ट्रकर्ता, तो देखो आपको समझ में मतलब समझ में आ गया। एक आपने सब सुना होगा पेन, पेन ब्रिटानिका, पेन अमेरिका। अमेरिका का मतलब पेन अमेरिका का मतलब है अमेरिका का उत्तरी महाद्वीप के सभी देश एक साथ हो जाए। और ये अमेरिका बड़ा ख्वाब रहा, अमेरिका का शुरू से ख्वाब रहा कि उत्तरी महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका के जितने भी महाद्वीप हैं या दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इन दोनों में एकता स्थापित हो जाए। तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों में महाद्वीपों में स्थापित हो जाए, इसलिए अमेरिका ने नाफ्टा का गठन किया था। आपको पता हो तो नाफ्टा का मतलब नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 3 देश आते हैं, कनाडा, इसमें मैक्सिको और यूएसए। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन नाफ्टा बना इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में एकता स्थापित हो जाए, उसे बोलते हैं पैन अमेरिकन। लेकिन ये बात हो नहीं पाई, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के जो देश है वेनेजुला, ये बोलता है कि हम अमेरिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अगर एक हो गई तो इसमें चलेगी किसकी, अमेरिका की, किसकी, यूएसए की, और इसका मतलब हम क्या हो जाएंगे, इसके अधीन हो जाएंगे। तो इसलिए ये बात बढ़ नहीं पाई। लेकिन पैन अमेरिका की बात का मतलब समझ गए, कि मतलब अमेरिका के महाद्वीप में एकता। एक होना सुना होगा आपने अब देखो ये शब्द है किससे, आतंक का संतुलन, ये शब्द है यथार्थवादियों का। यानी कि देखो संतुलन करना है आपको, लेकिन वो संतुलन किसके थ्रू, मतलब संतुलन का मतलब है कि एक देश दूसरे देश की पावर बराबर हो जाए, या वो देश उनमें हथियार इतने हो जाए कि दोनों में मजबूर होकर के शांति बनी रहे, उसे बोलते हैं हम शक्ति संतुलन। लेकिन आतंक का संतुलन मतलब परमाणु होता है, जैसे इंडिया, जैसे आप बात कर सकते हो नॉर्थ कोरिया और यूएसए की। अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए, आपको पता है नॉर्थ कोरिया और यूएसए में खूब बात युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन कभी युद्ध होगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास क्या है, परमाणु। हालांकि नॉर्थ कोरिया की शक्ति कम है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार है, और परमाणु हथियार के भय में यूएसए कभी नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं करेगा। तो इन दोनों में संतुलन बन गया, किसकी वजह से बना है, परमाणु हथियारों की वजह से। लेकिन परमाणु हथियारों की वजह से बनने वाला संतुलन से दोनों के मन में भय तो है, तो इसी बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। यानी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि दोनों के मध्य, दोनों को पता है कि अगर दोनों ने अटैक किया तो दोनों का क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों का विनाश हो जाएगा। और आप देख सकते हो शीत युद्ध काल में दोनों यूएसए और यूएसएसआर दोनों में अगर बात करें तो संतुलन बना रहा, सहयोग बना रहा। क्यों बना रहा, क्योंकि दोनों को भय था कि युद्ध हुआ। जैसे क्यूबा संकट आपने सुना होगा, क्यूबा संकट में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, उसका रीजन था परमाणु हथियार। और परमाणु हथियारों की वजह से दोनों में संतुलन बना रहा। लेकिन परमाणु हथियारों में अगर संतुलन बनाए तो आपको पता है यूएसए अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाएगा, इधर रशिया अपने परमाणु हथियार को बढ़ाएगा, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक भय फैल जाएगा। तो इसलिए इसे विनाशकारी मानते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर मान ले दो मतलब हथियारों के शस्त्रीकरण को बताना है, या परमाणु हथियारों की बढ़ती चीज़ को बताना है, या परमाणु हथियार के कुछ फायदे बताने, परमाणु हथियार से क्या स्थिति हो सकती है, तो वहाँ आप यूज कर सकते हो आतंक का संतुलन को, इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो उस आंसर राइटिंग के लिए। इसके अलावा आतंकवाद का मतलब तो आप समझ गए, इसको तो क्या समझने वाली बात है। आइडियलिज्म का मतलब मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समर्थन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में। उदारीकरण इन्हीं की तरह है, उदारीकरण का मतलब यही है, क्योंकि उदारीकरण भी शांति सहयोग। उदारीकरण का मतलब मुख्य रूप से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जाता है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। यूनिपोलर का मतलब आप समझ गए, यूनिपोलर वर्ड। यूनिपोलर का मतलब है कि विश्व में एकमात्र महाशक्ति हो, कुछ नहीं, एकमात्र सुपर पावर हो। तो आपको पता है 1991 में कुछ लोगों ने माना कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में आ गई थी। और यूनिपोलर का मतलब है अमेरिका की शक्ति सर्वोच्चता हो गई, अमेरिका कोई चुनौती देने वाला नहीं था।
और इसलिए अमेरिका में आपको देखा खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने बिना अपने इच्छा से युद्ध कर दिए, कुछ भी किया उसने, अफगानिस्तान में युद्ध कर दिया। तो अमेरिका ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जो युद्ध किए उसमें किसी की नहीं मानी, अपनी शक्ति चलाई, उसे बोला गया यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन वर्तमान समय में यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि वर्तमान में चाइना सुपर पावर है, इधर इंडिया भी पावर हो गया, इधर रशिया भी पावर हो गया, इधर यूएसए भी है, इधर कनाडा मतलब जापान भी है। तो वर्तमान जो विश्व व्यवस्था है वो बहुद्रव्य है, क्योंकि उसमें बहुत महाशक्ति है। हार्ड पावर का मतलब जो सैन्य शक्ति होती है, किसी देश की सैन्य शक्ति होती है उसको बोलते हैं हम हार्ड पावर। जब प्रत्यक्ष हथियारों के माध्यम से दूसरे देश के विचारों को अपने अकॉर्डिंग बदला जाता है। शक्ति क्या होती है? शक्ति एक हथियार होती है जिससे हम किसी की दूसरे पर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें। और जब यह शक्ति सेना के या लठ से या हथियारों के माध्यम से होगी तो इसको बोलेंगे हम हार्ड पावर। नेम आपको पता है, नेम का मतलब गुट निरपेक्षता। हालांकि टॉपिक हमारे हैं इसलिए इसको आपको पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? गुट निरपेक्षता की अगर बात करें तो देखो, नेम हुआ क्या था कि कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार में दो गुट हो गए, एक तो हो गया यूएसए के लीडरशिप में एक गुट, और एक गुट हो गया था एक ग्रुप हो गया था यूएसएसआर के लीडर में। तो कुछ ऐसे देश हुए जो ना तो इसमें सम हुए ना इसमें सम हुए, उन्हें बोला गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या उनको गुट निरपेक्ष बोला। और उसमें इंडिया था। लगभग 123 देश ऐसे थे, और इनका उद्देश्य ये था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से, हम इंडिपेंडेंट होकर, ऑटोनोमस होकर के हम दोनों देशों से संबंध बना के रखेंगे, दोनों के साथ चलेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। उसी को बोला गया गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य यही था कि जो साम्राज्यवाद है, जो कॉलोनियलिज्म है, जो रंग भेद की नीति है, इनको हटाया जाए, इनको समाप्त किया जाए और दुनिया को डेमोक्रेटिक बेस बनाया जाए। दुनिया में सोशल मतलब दुनिया को जस्टिस की बेस बनाया जाए, न्याय आधारित। तो इसलिए गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता कोई गुट नहीं था, बल्कि सारी दुनिया को इसमें शामिल किया गया था। गुट निरपेक्षता का टॉपिक हमारे है और इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नॉन स्टेट एक्टर, जो स्टेट नहीं होते लेकिन उनकी भूमिका बहुत रहती है। जैसे ये मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे यूरोपीय यूनियन भी नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे WTO है। तो ये अब आज ग्लोबलाइजेशन के युग की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के युग में इनकी बहुत भूमिका बढ़ रही है। और नॉन स्टेट फैक्टर में टेररिज्म जो ग्रुप है, इनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रही है। आज आपको पता है कि जब भारत अमेरिका जो वार्ता होती है तो उसमें अमेरिका की फेसबुक कंपनी के CEO इनसे डिस्कशन किया जाता है, इनकी बातें पूछी जाती है। आज आप बात कर सकते हो UNO में ना बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO है उनको बुलाया जाता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि उनकी भूमिका बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ गई। तो गैर राष्ट्रीय करता है, इनकी भूमिका आज बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये शब्द आपने सुना होगा, ग्लासनोस्ट, खुलापन की नीति। जब सोवियत संघ में 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव उनके प्रेसिडेंट बने तो उसने कुछ पॉलिसी अपनाई। उसमें एक पॉलिसी थी ग्लासनोस्ट। ये रशियन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है खुलापन, यानी ओपननेस। और ओपननेस का मतलब कुछ नहीं, डेमोक्रेटिक होना, लोगों को स्वतंत्रता देना, है ना, लोगों को आलोचना करने का अधिकार देना। क्योंकि आपको पता है पहले साम्यवादी शासन था, उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। तो ग्लासनोस्ट के अंतर्गत क्या किया कि स्वतंत्रता दी गई कि व्यक्ति अपनी बचाव व्यक्ति स्वतंत्रता दे सकता है। और लोकतांत्रिक यानी कि USSR में अब गैर जो साम्यवादी दल है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये नीति आई 1985 में, कोल्ड वार में आपने पढ़ी भी होगी। और जो आता है घातक नरसंहार, यानी आपने सुना होगा WMD सब सुना होगा, यानी कि वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब है कि एक हथियार जो बड़ी मात्रा में नुकसान कर सकता है, उन हथियारों को बोलते हैं वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो परमाणु को लेकर के आपको क्वेश्चन लिखना है तो वहाँ इस शब्द का यूज कर सकते हो, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये कीवर्ड है जिससे आपके सवाल में लगेगा कि कुछ दम तो है, ठीक है, जिसमें आप परमाणु हथियार, केमिकल वीपन्स, ये जो बायोलॉजिकल वीपन है सब इसमें आते हैं। इसके बाद आता है पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना। देखो चाइना का उदय पीसफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि USA का जो उदय हुआ था उसने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया था, इस पे हिरोशिमा और नागासाकी का, तब USA पावरफुल बना। लेकिन चाइना ने किसी से संघर्ष नहीं किया, चाइना ने किसी युद्ध नहीं किया, फिर भी आज चाइना सुपर पावर बन रहा है। तो इसलिए चाइना की जो विदेश नीति में जो चाइना को लोग बोलते हैं कि चाइना का राइजिंग है,
वो पीसफुल हुआ है। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि चाइना अब अग्रेसिव हो गया। अगर आप देख सकते हो तो चाइना आक्रामक भूमिका निभा रहा है। चाहे चाइना भारत के साथ देखें आप तो उसके डिस्पुट है, चाहे चाइना की आप बात करें दक्षिणी चीन सागर में तो भी चाइना वहाँ आक्रामक नीति अपना रहा है, अपनी आधिपत्य को स्थापित कर रहा है। चाहे देख सकते हो आप जापान के साथ विवादों में चाइना आक्रामक नीति अपना रहा है। तो अब चाइना की जो पॉलिसी वो आक्रामक है, लेकिन चाइना ने अभी तक किसी के साथ युद्ध नहीं किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक थ्योरी चलती है जिसे बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कंपटीशन और कंपटीशन का मतलब है कि एक को होने वाला फायदा दूसरे को होने वाला नुकसान होता है। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे एग्जांपल देखो 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में जीरो सम गेम, यानी कि इंडिया को तो सम प्राप्त हुआ। सम क्या कि बांग्लादेश का गठन हो गया, और पाकिस्तान को क्या प्राप्त हुआ? जीरो, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में से बांग्लादेश चला गया। तो जो पाकिस्तान की पराजय हुई उसे बोला गया जीरो। तो जीरो सम गेम। अब अगर आपको पता है कि भारत और कोई युद्ध की स्थिति बतानी है, दो देशों के बीच में संघर्ष बताना है, तो उसमें आपको जीरो सम गेम शब्द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीरो सम गेम का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? प्रतिस्पर्धात्मक है, जिसमें एक राज्य अपना फायदा उठाने के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। ठीक है, तो ये यथार्थवादी शब्द है। कौन सा? यथार्थवादी। उसके अलावा एक्सेल ऑफ ईविल, यानी कि दुष्ट राज्य, यानी कि उन राज्यों को दुष्ट राज्य की संज्ञा दी गई है जो मुख्य रूप से आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, जो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ मतलब मनमानी करते हैं, जो किसी की नहीं मानते, जहाँ तानाशाही शासन है, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या बोला? एक्सेल ऑफ ईवल, दुष्ट राज्य की संज्ञा दी। और ये जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया को दे रखा है ये, कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है किसी की नहीं मानता। देतांत शब्द ये ज़्यादा काम का शब्द नहीं है, लेकिन देतांत का मतलब होता है रिलैक्सेशन। और जो कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो वार्ताएं हुई ना, उनमें जो संघर्ष की स्थिति की वजह से सहयोग बढ़ा ना, तो इससे क्या है? कोल्ड वार क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। तो उसे बोला गया था देतांत। द्विध्रुवीय का मतलब इसमें दो पावर होंगे, दो महाशक्तियां होंगी, तो इसे द्विध्रुवीय बोला गया। और द्विध्रुवीय में क्या होता है कि शक्ति संतुलन बना रहता है, क्योंकि जैसे अमेरिका को टक्कर देने के लिए अगर रशिया है, तो अमेरिका चाह करके भी किसी देश के साथ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध किया तो रशिया को सहयोग कर सकता है। तो इसलिए शक्ति संतुलन का मतलब है कि दो देशों की शक्ति आपस में संतुलन बने रहे, क्योंकि जब बराबर बने रहे, और बराबर रहती है तो कोई दूसरे से युद्ध नहीं करता। युद्ध कोई कब करेगा? तो दूसरा कमजोर होगा, क्योंकि जब भी तो उसको फायदा होगा। तो जो कमजोर होगा उस पर युद्ध करेगा। अब आप बात कर सकते हो 1962 के, अगर भारत युद्ध की तो उस टाइम भारत शक्ति संतुलन की स्थिति में नहीं था, पावर बैलेंस नहीं था, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति कमजोर थी और चाइना की सैन्य शक्ति ज़्यादा थी। इसलिए चाइना के पास पावर ज़्यादा थी, तो चाइना ने हम पे अटैक कर दिया। लेकिन चाइना आज हम पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम चाइना के इक्वल बैलेंस ऑफ पावर में। हालांकि चाइना अकेला हम चाइना से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम यूएसए और जापान का सहयोग लेकर के हमारी पावर को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। परमाणु न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन आपने सुना होगा। ये मतलब परमाणु हथियारों को सीमित करना, उनके प्रसार को सीमित करना। न्यूक्लियर टेररिज्म, यानी कि वर्तमान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मान लें जो आतंकवादी समूह हैं उनको अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पता लग गई तो वो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करके दुनिया को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो न्यूक्लियर टेररिज्म शब्द का बहुत बड़ा बात चल रही है। और ये पाकिस्तान के परमाणु हथियार है, ये ईरान के परमाणु हथियार है, इनको लेकर के ये खतरा हो रहा है कि कहीं इनको जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार है इनको लेकर ये डर रहता है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका का नियंत्रण ना हो, जो आतंकवादी समूह है उनका नियंत्रण ना हो जाए। नहीं तो यदि आतंकियों के पास परमाणु हथियार आ गए तो पता नहीं किस किस का विनाश करेंगे। पीस बिल्डिंग का मतलब कोई देश में संघर्ष हुआ है, जैसे अब यूक्रेन में संघर्ष हुआ, तो इसके बाद यूक्रेन में राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जो शांति स्थापना मतलब निर्माण के लिए सहयोग करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, तो डेवलपमेंट करेंगे, तो वो किस में आएगा? पीस बिल्डिंग में। तो जब भारत का अगर भूमिका देखो आप अफगानिस्तान में, तो भारत ने अफगानिस्तान में कौन सी भूमिका निभाई? पीस बिल्डिंग की, क्योंकि वहाँ की संसद का निर्माण कर रहा है भारत, वहाँ की आधारभूत अवसंरचना का डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये कीवर्ड आप वहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? पीस मेकिंग ये यूएनओ की स्थिति है। पीस मेकिंग यूएनओ के चार्टर में स्पष्ट लिखी है कि दो राज्य, जैसे अब यूक्रेन और रशिया, इन दोनों में विवाद हो रहा है और ये दोनों अब संघर्ष नहीं कर रहे, तो पीस मेकिंग के लिए यूएनओ अपनी आर्मी भेज सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? युद्ध की स्थिति को शांत करवाने में सहयोग कर सकती है, उसे बोलते हैं पीस मेकिंग। ये पेरिस्ट्रोइका का मतलब ये भी, जो ग्लासनोस्ट और पेरिस का दोनों एक बात है। उसमें जो ग्लासनोस्ट था उसमें पॉलिटिकल
लिबर्टी की बात हुई थी, और इसमें इकोनॉमिक रिलैक्सेशन की बात हुई थी। ये लिबरल था लेकिन इकोनॉमिक रूप से, यानी कि इसमें सरकारी उद्यमों की जगह प्राइवेट उद्यमों को परमिशन दी थी। तो ये यूएसएसआर का जो शब्द है उनके लिए है। पैक्स अमेरिका का आप समझ में हो गए होंगे। पैक्स अमेरिका ये नीति पहले जो प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका की नीति थी कि वो अमेरिका से बाहर कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, और अमेरिका के बाहर और दुनिया पर उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने नीति त्याग दी और अमेरिका ने अपना प्रभाव पूरी दुनिया पे जमा दिया। जैसे पैक्स ब्रिटेनी का मतलब ब्रिटेन अपना साम्राज्यवाद आधिपत्य, मतलब पूरी दुनिया में ब्रिटेन का साम्राज्यवाद हो, आदम, ये अब कीवर्ड अब ज़्यादा काम नहीं है। सोवियत संघ का मतलब सोवियत संघ का आधिपत्य हो। एक आपने सुना होगा प्रैग्मैटिज्म, ये शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और ये इसलिए बोल रहा हूँ। प्रैग्मेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो आज हर देश इसी पॉलिसी, इसी नीति को अपना रहा है। और मैंने ये बोला कि ये नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का समन्वित रूप है। किसके लिए? राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए। अगर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अगर शांति की जरूरत पड़ी तो शांति करेंगे, ये बात हो गई आदर्शवादी। अगर राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ी तो संघर्ष करेंगे, ये हो गई यथार्थवादी। इन दोनों की नीति के साथ चलने वाली जो नीति होती है उसे बोलते हैं प्रैग्मैटिक्स, और आजकल हर देश इसी नीति को अपनाता है। भारत भी इसी प्रैग्मैटिक पॉलिसी पे चलता है। भारत ने आप देख सकते हो, भारत जैसे पाकिस्तान अब सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या था? हमारी यथार्थवादी थी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक किसके लिए किया था हमने? राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आतंकवादियों ने हमारी क्या किया? हमारा नुकसान किया, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाया, इसलिए उन पर अटैक किया हमने। डिटरेंस का मतलब होता है कि कोई एक राज्य अपनी इतनी शक्ति बढ़ा ले कि कोई दूसरा राज्य उस पर अटैक करें तो उसको झेल सकते, उसको संतुलित कर सके, उसे बोलते हैं डिटरेंस। बफर स्टेट का मतलब है दो स्टेट, जैसे दो शक्तिशाली स्टेट है, जैसे भारत और चाइना, इनके बीच में जो स्टेट है नेपाल, कमजोर स्टेट होता है, उसको बफर स्टेट की संज्ञा बोलते हैं। तो ये जियो पॉलिटिक्स दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो, नेपाल आज बफर स्टेट है तो नेपाल को बहुत फायदा होता है, वो भारत से भी सहायता प्राप्त कर सकता है और वो चाइना से भी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद मल्टीपोलर का मतलब दो या दो से अधिक महाशक्तियाँ हो जाए तो आज वो मल्टीपोलर है। रॉक स्टेट या बीमार स्टेट का मतलब है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं की अवहेलना की जाती है, जहाँ मतलब कोई रूल नहीं माना जाता, जो यूएनओ के रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, उनको रॉ स्टेट की श्रेणी में रखा गया। मैं आपको बता रहा था ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ये क्या हुआ था 1944 में अमेरिका के राज्य में स्थित एक शहर है ब्रेटन वुड्स। वहाँ पर आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में 3 संस्थाओं का गठन हुआ था, गेट, विश्व बैंक और IMF। और ये संस्था अमेरिका के नेतृत्व में गठित हुई, इसलिए इनमें अमेरिका की ज़्यादा चलती है। अमेरिका का मतलब विकसित देशों की ज़्यादा चलती है। तो इस ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को जो विकासशील देश है, ये जो चाइना जैसे देश है, इसको चुनौती प्रस्तुत करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं लेके आए। जैसे चाइना ने क्या बनाया, एक तो ब्रिक्स बैंक बनाया, चाइना ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो इसलिए बनाया क्योंकि वो एशियाई डेवलप बैंक का उद्देश्य ये है कि विश्व बैंक की जगह रिप्लेस कर सके, यानी कि विश्व बैंक दुनिया को लोन देता है तो एशिया डेवलपमेंट बैंक भी दुनिया को लोन देगा। इससे क्या है कि हर किसी को अमेरिका के नेतृत्व में दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। तो चाइना जब अपनी सुपरमेसी बढ़ाना चाहता है तो उसके पास अपना बैंक, मतलब अपने लीडरशिप में कोई बैंक होना चाहिए। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट है, एक तो है ADB और एक है AIIB। ये AIB है पूरी तरह, इसमें चाइना का हिस्सेदारी ज़्यादा है, हालांकि ADB में USA और जापान की हिस्सेदारी है, इसमें चाइना की हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ये चाइना अपने डेवलप कर रहा है, और उसका रीज़न क्या है कि वर्ल्ड बैंक का विकल्प प्रस्तुत करें ताकि दुनिया को वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड ना रहना पड़े। लैंड लॉक कंट्री तो आप समझते हो, जिस कंट्री की सीमा समुद्र से नहीं लगती उसे लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप समझ रहे हो। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि किसी देश की जो राजनीति है वो, ये जियो पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है किसी देश की जो राजनीति उसकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि पावर जो वैचारिक रूप से, तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से हो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। जैसे अमेरिका का मैकडोनाल्ड
अमेरिका का मैकडोनल्ड दुनिया भर में फेमस है। तो ये क्या अमेरिका की सॉफ्ट पावर है, जो अमेरिका के विचार, अमेरिका की कल्चर दुनिया में सब जगह फेमस है, उसका दबदबा बना हुआ है, तो इसे बोला गया मतलब सॉफ्ट पावर। इसके बाद क्या हुआ था, एक आपको बताया कि जो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है, ये ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं डेवलप्ड देशों के अकॉर्डिंग थी। तो इससे अंडर डेवलपिंग देश है, गरीब देश है, उनको ना तो उनकी आर्थिक समानता स्थापित हो रही, ना उनके व्यापार में छूट मिल रही थी। इसलिए उन गरीब देशों ने नेम का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में उन्होंने एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाने की बात की, जिसे बोला गया नीओ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसमें बोला गया, इसमें कई चीज़ें बोली। इसमें एक तो बोला कि जो विकसित देश है वो गरीब देशों को सस्ते लोन पर, सस्ते इंटरेस्ट पर लोन देंगे, उनको तकनीक, गरीब देश है तक, जो अमीर देश है गरीब देशों को तकनीकी सहायता प्रोवाइड करेंगे, और जो अमीर देशों की जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है इनको रेगुलेट करने का अधिकार गरीब देशों के पास अपना होगा। तो जिस देश में कंपनी है उसका अपना अधिकार होना चाहिए। ऐसे करके व्यवस्था स्थापित करने की बात की और इसके बाद इसको लेकर के यूएनओ में प्रस्ताव भी आया, लेकिन अमीर देशों ने इसको ढंग से पास होने नहीं दिया। नाटो का मतलब आपको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में हुआ। आज भी नाटो का नाम आप सुन रहे हो। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामूहिक एकता, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब एक पे आक्रमण का मतलब है सब पे आक्रमण, मतलब इसके सभी सदस्यों पे आक्रमण बना जाएगा और एक देश की सुरक्षा के लिए सभी देश उस पर आक्रमण करेंगे, और मतलब सभी देश है उसके साथ आक्रमण करेंगे। तो अभी आपको पता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में सदस्य है नहीं। अगर यूक्रेन नाटो में सदस्य होता तो अमेरिका इसमें इंटरफेयर करता है, अमेरिका अटैक करता। तो नाटो है जो अमेरिका के नेतृत्व में सामवाद को बैलेंस करने के लिए एक सैन्य संगठन बनाया गया था। अब जीरो सम गेम थ्योरी पढ़ी, उसमें मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, और नॉन जीरो सम गेम थ्योरी का मतलब दोनों को फायदा। तो दोनों को फायदा वाली बात कहाँ से आएगी, आदर्शवादी, ठीक है। तो ये किसकी बात करेंगे, फिर सहयोग की बात करेंगे। तो इसलिए ये बात कहाँ से आती है, नॉन जीरो सम गेम। तो जब सहयोग की बात हो तो वहाँ ये कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो। निशस्त्रीकरण का मतलब है डिसआर्ममेंट, इसका मतलब डिसआर्मामेंट, यानी कि जो हथियार है वो कम करना, और इससे रिलेटेड संधि देख सकते हैं आप एनपीटी, सीटीबीटी। एथिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब है जाति, धर्म या इसके आधार पर होने वाला संघर्ष। जैसे आप अफगानिस्तान में जो संघर्ष है वो धर्म के आधार पर है, सीरिया में संघर्ष है वो शिया सुन्नी का संघर्ष है, वो धर्म के आधार पर है, ठीक है ना। इसके बाद यथार्थवाद आपने पढ़ लिया, स्टेट को आप जानते ही हो। राष्ट्र तो ये आपको पता है कि राष्ट्र का मतलब भावनात्मक शब्द है, स्टेट है वो। वार्सा एक्ट नाटो को बैलेंस करने के लिए, जो ये नाटो पड़ा था इसको बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन बना जिसको बोला गया वार्सा। हालांकि ये बाद में समाप्त हो गया। ग्लोबल साउथ मैंने बताई थी, गरीब देश जो ग्लोबल साउथ में आते हैं वो सब इसमें आएंगे। इसके अलावा पावर तो मैंने बताई दी, शक्ति संतुलन बताई दिया कि महाशक्ति के बीच संघर्ष, शक्ति संघर्ष का परिणाम वो मैंने बता दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के साथ अपने आप का पावर बढ़ा लेती है, जैसे अमेरिका, जिसमें बात कर सकता हूँ इंडिया और चाइना। तो क्या हुआ था 1962 की मैं बात करूँ, 1962 में जो बैलेंस है वो चाइना के पक्ष में ज़्यादा था क्योंकि चाइना पावरफुल था। फिर 1964 में चाइना ने क्या किया, परमाणु परीक्षण, तो फिर चाइना के पक्ष में और चला गया, और ज़्यादा पावरफुल हो गया चाइना। हमने 1974 में क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण किया, तो 1974 में हम चाइना के बैलेंस में आ गए कि हम चाइना को बैलेंस कर सकते हैं। अब चाइना पावरफुल बढ़ रहा है, तो चाइना को बैलेंस करने के लिए हमने क्वाड बना दिया कि हम यूएसए और जापान का भी सहयोग मिल सके, और दोनों मिलकर के यूएसए और जापान इनके साथ मिलकर के भारत इसकी पावर को बैलेंस कर सकता है। क्योंकि आज अकेला भारत के आधार पर हम देखें तो अकेला भारत चाइना को बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना इकोनॉमिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली भारत से। कोल्ड वार का आपको पता है कि ऐसा वार जिसमें मतलब वैचारिक वार हो, जिसमें संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष ना हो, उसे हम कोल्ड वार की श्रेणी में रखते हैं। और शीत युद्धोत्तर विश्व यानी कि पोस्ट वर्ल्ड, ये 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 के बाद। उसके बाद जो वर्ल्ड है उसको कोल्ड वार, मतलब उसको पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। स्टार वार मतलब जो मिसाइल को लेकर के अटैक होता है उसको बोलते हैं स्टार वार। और यूएनओ, अब आपको पता है यूएनओ का गठन हुआ है, तो यूएनओ की बात किसकी होगी, ये अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करेगा। तो ये विचारधारा किसकी, यथार्थ आदर्शवाद की। जब यूएनओ की बात करो तो आप आदर्शवाद शब्द का यूज जरूर करना। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था
कि सामूहिक सुरक्षा मतलब है एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, यानी एक देश पर अटैक हुआ है तो उसको सभी अटैक मतलब सभी उसको मतलब उसकी सभी इसकी सहायता करेंगे। सीएटो, और ये सीएटो मतलब मुख्य रूप से जो कोल्ड वार है उसमें क्या है कि यूएसएसआर का जो प्रसार है उसको एशिया में रोकने के लिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रोकने के लिए अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया जिसे बोला गया सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सुपर पावर का मतलब है एक किसी देश के पास ऐसी पावर जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, और ये सुपर पावर बोला गया। सिक्योरिटी आपको पता ही है, एक आपने सब सुना होगा सिक्योरिटी डिलेमा, और सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब है ये यथार्थवादी इस बात को बोलते हैं, आइडियलिस्टिक जो आइडियलिज्म है बोलता है कि प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना। हर राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो दूसरे के साथ अपने को बैलेंस कर सके। तो इससे दोनों देशों में क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव होगा, और इससे दोनों में असुरक्षा बनी रहेगी। तो शक्ति बढ़ाए तो भी दिक्कत, ना बढ़ाए तो भी दिक्कत, उसी इशू को बोलते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। तो ये, और सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरे आपने सुने होंगे। तो सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरे तो कैसे होते थे? जैसे दूसरे देश के मतलब दूसरे देश पर अटैक करना, या दूसरे देश में खुफिया जानकारी लेना। लेकिन अब खतरे कैसे हैं? नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें हम बात कर सकते हैं आतंकवाद, जो आज टेररिज्म में ये नॉन, या हम बात कर सकते हैं जो तस्करी हो रही है ना वो, या पर्यावरण से रिलेटेड जो इशू है वो, ठीक है ना। इसके बाद आपने सुना होगा सेंटो। देखो जो अमेरिका ने जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो संगठन बनाया गया उसको तो बोला गया सीटो, और जो मध्य एशिया में जो संगठन बनाया गया पश्चिमी मध्य एशिया में उसको बोला गया सेंटो, ठीक है ना। तो ये जो कीवर्ड मैंने आपको इतना बताए, इतने बहुत सारी शब्दावली टर्मिनोलॉजी बता दी, इनको आपको पहली बात तो मुझे विश्वास है कि आप मेंस के एग्जाम दे रहे हैं और आपने डेफिनेटली GS2 पहले से पढ़ा होगा, तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी आती होंगी। लेकिन अगर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको नहीं है तो आपको ज़रूर समझना, जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा, अगला टॉपिक हमारा फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, कि जो फैक्टर है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने वाले वो रहेंगे, उनको पढ़ने के बाद उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके 8 से 10 वीडियो इसमें लग जाएंगे, 8 से 10 वीडियो है ना, अभी दूसरा वीडियो हो गया, 8 से 10 वीडियो में आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो आप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको कुछ देशों के रिलेशन पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग 2-3 देशों के रिलेशन पढ़ना है, और आप अच्छे से उसका समाधान कर सकते हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट के साथ चलो। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।